ओके, सो नई बुक का फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ओके, सबसे पहले नाम पे जाए तो सॉलिड्स की बात करने वाले हैं हम जनरली। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फेजेस आते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट के 3 फेजेस तो होते ही है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम पर्टिकुलरली सॉलिड की बात करने वाले हैं। इट डज नॉट मीन कि हम लिक्विड और गैस की थोड़ी भी बात नहीं करेंगे। हाँ, एकदम नेग्लिजिबल बात उसकी सॉलिड की कंपैरिजन करने के लिए हम बात करेंगे, अदरवाइज मेनली हम बात किसकी करेंगे? सॉलिड की। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, वैसे पहले तो बात करी जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स मतलब जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी मतलब भाई उसका शेप होता है, उसकी साइज होती है, उसको फोर्स लगाए तो उसकी शेप और साइज चेंज होगा नहीं। ओके, वो इनकम्प्रेसिबल होता है। ओके, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। उसकी डेंसिटी होती है, उसमें जो एटॉम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए होते हैं। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, पहले से देखते आ रहे हैं। सॉलिड्स की प्रॉपर्टी, हम वो केमिस्ट्री पार्ट में नहीं जा रहे हैं कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टी एंड देन केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल रिएक्शन, नॉट लाइक दैट। हम यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, अगेन वही जैसे हमने साइंस में, केमिस्ट्री में पढ़ा है, 10th तक भी पढ़ा है। क्या हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेते थे, जैसे कुछ भी ले लो, कार्बन एंड इट्स हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन की सबसे पहले व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम बोलते थे उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ओके, वो सब कुछ, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी में आता था। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करता है, बेस के साथ कैसे करता है, वाटर के साथ कैसे करता है, ऑल दोज थिंग्स। सो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को ना रखे हम पर्टिकुलरली फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। फिजिक्स में कौन सी आएगी? फिजिकल प्रॉपर्टी। इन दैट पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। अभी फिजिकल प्रॉपर्टी में भी बहुत सारे ब्रांचेस हैं, जैसे कि एक है, वन टाइप इज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, दूसरी है से थर्मल प्रॉपर्टीज। ओके, थर्मल रिलेटेड। ओके, बट हम ये चैप्टर में कौन सी डिस्कस करने वाले हैं? मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। सो जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे हम मेटल नॉन मेटल की बात करते थे कि भाई मेटल लस्ट्रियस होते हैं, वो डक्टाइल होते हैं, कई ब्रिटल भी होते हैं, ओके, मेलिएबल होते हैं, वो सब चीजें हम पढ़ते थे। तो इसमें से भी कई कई मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, तो वो सब चीजें हम डक्टाइल, ब्रिटल, वो सब भी ये चैप्टर में हम देखेंगे। सो ये था चैप्टर का नाम। ओके, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। तो मैकेनिकल मतलब क्या? मैकेनिकल मतलब कि प्रॉपर्टीज जब कुछ मोशन आ, मैकेनिकल वर्ड हम जनरली कहाँ यूज करते हैं? मैकेनिकल वर्ड हम जनरली वहां यूज करते हैं जहां पर थोड़ी बहुत भी मोशन हो, या तो जहां पे फोर्स लगाना एंड हटाना वैसी चीजें कर रहे हो, मतलब अप्लाइंग ऑफ फोर्सेस, रिमूविंग ऑफ फोर्सेस, वैसे कोई सिचुएशंस हो रही हो, या तो फिर मूवमेंट हो रही है, पंखा घूम रहा है, ओके, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही है, एरोप्लेन चल रहा है, रोटेशनल मोशन, लास्ट चैप्टर रोटेशनल मोशन हम देख रहे थे कि भाई रोटेशन हो रहा है, रिवॉल्विंग हो रहा है, रोटेशन हो रहा है, ऑल दोज थिंग्स। ओके, तो जहां भी मोशन की बात आए तब हम मैकेनिकल वर्ड यूज करते हैं। और मैकेनिकल वर्ड हम यूज कहां करते हैं? जहां पर फोर्सेस अप्लाई किया जाए, जहां से फोर्सेस रिमूव किया जाए, तब हम बात करते हैं। डन? तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन में क्या है, चलो देखते हैं। मतलब वही चीज है कि हमने अब तक क्या पढ़ा और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो सब चीजें इंट्रोडक्शन में है। क्या क्या पढ़ा? जैसे कि लास्ट चैप्टर हमारा था ग्रेविटेशन। यस, लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा ग्रेविटेशन। उसके पहले हमने रोटेशनल बॉडीज और रोटेशनल मोशन भी पढ़ा। तो रोटेशनल मोशन में हमने रिजिड बॉडी की बात की। ओके, रिजिड बॉडी जिसका मास और शेप एंड साइज क्या होता है? फिक्स्ड होता है, वो चेंज होता नहीं है। फिर हमने वो भी बात की थी कि एक्चुअली कोई रिजिड बॉडी जैसा 100% रिजिड बॉडी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कितना भी कुछ भी करो वो चेंज तो हो जाएगा। ओके, तो वो सब चीजें ही हमें देखनी है, थोड़ा रिवीजन। एंड ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन। ओके, स्टार्ट करते हैं। In chapter 6, we studied the rotation of the bodies and then realized that the motion of a body
डिपेंड्स ऑन हाउ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द बॉडी। ओके, मतलब कि हमने चैप्टर 6 में देखा कि जो रोटेशन ऑफ द बॉडी है, रोटेशन ऑफ द बॉडी मतलब बॉडी रोटेट कर रही है, तो वो रोटेट कर रही है, वो क्या सारी बॉडी सेम तरीके से रोटेट करती है। जैसे कि मैंने कोई सिलेंडर ले लिया, मैंने कोई रॉड ले लिया, मैंने कोई डिस्क ले ली, मैंने कोई क्यूब लिया, मैंने क्यूबॉइड लिया, मैंने कोन लिया, ओके, मैंने चेयर ली, मैंने से वाटर बॉटल लिया, मार्कर ली, मोबाइल लिया, सबको हम क्या करवा रहे हैं, सपोज स्लोप पे से फेंक रहे हैं, स्लोप पे से हम ये सारी बॉडी जो मैं बोला सबको हम स्लोप पे से नीचे आने दे रहे हैं। ओके, तो क्या सबका, चलो एज्यूमिंग कि सबका मास भी सेम है, ओके, सब भी 1 kg के है, सब 1 kg की मान कर, बहुत हैवी हो जाएगी। ओके, सो सबका मास क्या है, सेम है, यूनिट है, मतलब सेम है, वही कहना चाह रहा हूं कि सबका मास क्या है, सेम है। तो सबका मास सेम है और सबको रोटेशन अगर हम करवाए तो क्या सारी बॉडी सेम तरीके से रोटेट करेगी? नहीं करेगी। अभी तो मैंने बोला कि सबका मास क्या है, सेम है, मतलब सिलेंडर है वो भी 1 kg का है, स्फीयर है वो भी 1 kg का है, ओके, होलो स्फीयर है वो भी होलो स्फीयर, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो मतलब कि जो भी बॉडी हो वो सारी की सारी बॉडी क्या है, 1 kg, सेम मास, मतलब सेम मास लिया है, और अगर हम उसको रोटेशन करवा रहे हैं, या रोटेशन भी ना बोलो सिर्फ मोशन करवा रहे हैं, ओके, कोई भी मोशन हो, लीनियर मोशन हो या रोटेशनल मोशन हो, तो क्या सबकी सेम तरीके से मोशन होगी? सेम तरीके से तो नहीं होगी, ऑब्वियसली नहीं होगी। ओके, जैसे कि हम ही भी एक बॉडी है, तो हम सपोज हम ही ऊपर स्लोप पे से ऐसे ओके, तो क्या सब सेम आएंगे? नहीं, जिसका मास ज्यादा होगा वो सपोज फास्ट आ जाएगा, ओके, क्यों, ग्रेविटी भी ज्यादा लगेगी उसके ऊपर, तो वो सारे फंडा आएंगे। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, सब अलग अलग तरीके से मोशन करेंगे। ओके, तो ये डिसाइड कौन करेगा कि कौन कैसे मोशन करेगा, फास्ट, स्लो, किस पे ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, किस पे कम फ्रिक्शन लगेगा, तो वो डिसाइड होता है। डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास, कि ये सारे ही ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, भले ही मास सबका 1 kg है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास सबका डिफरेंट डिफरेंट है। 1 kg का मैं सपोज सिलेंडर ले लूं और 1 kg का मैं से स्फीयर ले लूं, और दोनों मोशन कर रहे हो, तो 1 kg के सिलेंडर में जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो अलग अलग तरीके, अलग जगह पे होगा, और 1 kg के स्फीयर में अलग जगह पर होगा। 1 kg की डिस्क है, डिस्क जस्ट लाइक सीडी, ओके, वो अलग होगा। तो सबका मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, डिपेंडिंग ऑन दैट उनकी मोशन होगी। डन? ओके, वी रिस्ट्रिक्टेड आवरसेल्व्स टू सिंपलर सिचुएशंस ऑफ द रिजिड बॉडी। हाँ, हमने उस चैप्टर में बात की थी रिजिड बॉडी की। रिजिड बॉडी क्या है? रिजिड बॉडी अभी मैंने बोला क्या, कि जिसका जनरली शेप एंड साइज क्या हो, फिक्स्ड हो, वो चेंज होता ना हो, तुम फोर्स अप्लाई करो तो भी, ओके, जैसे कि इस पे मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा तो टूट जाएगी, ओके, बट वॉल है, ये वॉल है, तो मैं ऐसे इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, वो हिल भी नहीं रही, ओके, तो दैट मीन्स कि वो क्या है, रिजिड बॉडी। डन? A rigid body generally means a hard solid object having a definite shape and size, okay, but in reality bodies can be stretched, compressed and bent। तो रियलिटी में तो बॉडीज कैन बी, रिजिड बॉडी मतलब क्या, जिसका शेप और साइज फिक्स हो, चेंज ना हो। तो रियलिटी में, अब हम बात कर रहे हैं रियलिटी की, तो रियलिटी में तो होता है भाई, कैसे होता है, अभी मैं वॉल को किया नहीं हो रहा है रियलिटी में, बट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास उतना फोर्स लगाने की अभी कैपेसिटी नहीं है, अभी मैं उतना फोर्स लगा नहीं रहा हूँ। सपोज मैं हाथी लेके आ जाऊं, ओके, वो एलिफेंट आए और ऐसे फोर्स लगाए, अरे इसको ऐसे ही तोड़ देगा, ओके, तो उसका शेप और साइज क्या हो गया, चेंज हो गया, तो वो रिजिड बॉडी था, तो रिजिड बॉडी का तो नहीं होता शेप एंड साइज चेंज, तो क्यों हो गया? तो भाई हमने लास्ट चैप्टर में ही देखा था, मतलब प्रीवियसली ही देखा है कि 100% और से आइडियली रिजिड बॉडी जैसा कोई कंसेप्ट है नहीं। हाइपोथेटिकली हम बोल रहे हैं कि भाई ये रिजिड बॉडी है, अदरवाइज ऐसी कोई बॉडी नहीं है जिसपे तुम फोर्स लगाओगे और उस पर कोई इफेक्ट ही ना हो। इट डिपेंड्स ऑन कि तुम कितना फोर्स लगा रहे हो, ओके, जैसे कि अभी मैं इतना फोर्स लगा रहा हूँ,
तो ये है तो रिजिड बॉडी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, जोर से फोर्स लगाएंगे तो टूट भी जाएगी। ओके, वैसे ही वॉल का है, वैसे ही कोई बिल्डिंग का है। ओके, सो डिपेंडिंग ऑन दैट। तो बात करते हैं कि रियलिटी में तो बॉडी को स्ट्रेच किया जा सकता है, खींचा जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, बेंड किया जा सकता है, या कुछ नहीं तो तोड़ा जा सकता है, ब्रेक किया जा सकता है। हमें ऐसे बोलेंगे सर ये वॉल को कहाँ हम स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं? हाँ, नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, इनर कंस्ट्रक्शन है उसका, वो वैसा है, इट इज मेड अप ऑफ से सीमेंट, कंक्रीट एंड ऑल। तो वो क्या हो जाएगा, वो एटलीस्ट ब्रेक हो जाएगा तो भी शेप एंड साइज तो चेंज हो गया। ओके, सो इवन द एप्रिशिएबली रिजिड स्टील बार, मतलब एक स्टील का बार लिया, सलिया, ओके, स्टील का, कैन बी डिफॉर्म्ड व्हेन अ सफिशिएंटली लार्ज एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। तो भाई ये जो है ना स्टील बार, वो भी डिफॉर्म तो हो ही सकता है। स्टील बार भी क्या हो सकता है, डिफॉर्म हो सकता है अगर ज्यादा फोर्स लगाए तो। ओके, हमारे हीरो हीरोइन तो कैसे, हीरोइन नहीं मतलब हमारे हीरो तो ऐसे कैसे स्ट्रेच कर देते हैं, वो कैसे मारेंगे तो ऐसे थोड़ा बेंड हो जाएगा एक्चुअल में नहीं होगा बट ऐसा दिखाते हैं। ओके, सो दिस मीन्स दैट सॉलिड बॉडीज आर नॉट परफेक्टली रिजिड। ऑब्वियसली हमने बोला ही था कि देयर इज नो परफेक्टली रिजिड बॉडी इन द वर्ल्ड। ओके, चलो ये तो रिवीजन ही था। अ सॉलिड हैज डिफाइनाइट शेप एंड साइज। हाँ, सो अ सॉलिड हैज डिफाइनाइट शेप एंड साइज, ऑब्वियसली सॉलिड की प्रॉपर्टी है ये तो। ओके, in order to change the shape or size of the body, a force is required. Obviously अगर shape और size change करना है तो force तो required है, force लगाना पड़ेगा, तब जाके उसकी properties change होगी और उसका shape and size क्या हो जाएगा, change हो जाएगा। Okay, if you stretch a helical spring by gently pulling its end, the length of the spring increases slightly. अच्छा, एक हमने spring ले ली। Okay, अब spring को हम gently दोनों साइड से या फिर एक साइड से ऐसे फिक्स कर देते हैं, पकड़ के रखते हैं, और दूसरी साइड से ऐसे खींचते हैं, या फिर दोनों साइड से हम खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं। तो ऐसे ही करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है, देखो इंक्रीज हो रही है लेंथ। ओके, और फिर छोड़ देंगे तो धीरे धीरे वापस। ओके, जैसे कि रबर होता है। ओके, वो इलास्टिक रबर। ओके, तो वो ये रबर भी, तुम्हारा इरेजर भी, उसका भी देखो, अभी तुम खींचो तो खींच सकता है, थोड़ा तो खींच सकता है ना एकदम, मतलब जैसे कि अभी ऐसे समझो उसका डायमेंशन है 15 से 2 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, तो तुम खींच के उसको 2.1 एंड 3.1 तो बना सकते हो हाथ से ही खींच कर। ओके, सो दैट इज द थिंग कि तुम फोर्स लगाओगे तो उसका शेप एंड साइज तो चेंज होगा। ओके, तो स्प्रिंग के केस में भी वही है, हम खींचेंगे तो वो खींच जाएगी और फिर वापस छोड़ देंगे तो वो अपना पहले वाला शेप एंड साइज गेन करने की ट्राई करेगी। ऑब्वियस है। ओके, जैसे कि हम घर से बाहर निकलते हैं और फिर ट्राई क्या होता है कि वापस लास्ट में जाना तो घर पर ही है। ओके, सो हाँ, यहाँ पर भी जो हमारी स्प्रिंग है उसको हमने खींचा तो उसका शेप तो हेलिकली रहेगा, लेकिन साइज उसका चेंज हो गया। और जब हम वापस उसको छोड़ दे तो बॉडी के अंदर पहले से ऐसी प्रॉपर्टी है, उसके पास दिमाग है क्या? ओके, ये तो नॉन लिविंग है, तो भी ये प्रॉपर्टी है। ओके, कि भाई पहले जैसा था वैसा हो जाए। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टी है, जो पहले जैसा था वैसा फिर से हो जाए, और वो करेगा भी। ओके, हम फोर्स लगाया तो देखो शेप को चेंज करने के लिए हमें बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन पहले वाले शेप में अभी हमने किया। ओके, तो उसकी साइज चेंज हो गई, सपोज 15 सेंटीमीटर की थी तो 20 सेंटीमीटर की हो गई उसकी लेंथ, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा। अब वापस 20 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर में जाना है तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना है? नो, हमें तो सिर्फ छोड़ देना है, धीरे धीरे वो चली जाएगी। ओके, तो वहां पे हमने कोई फोर्स लगाया नहीं। विदाउट फोर्स तो भाई उसकी लेंथ कैसे चेंज हो गई? पहले फोर्स लगाया फिर चेंज हुआ, तो अब फोर्स नहीं लगा रहे तो वापस चेंज हो रही है, ज़्यादा से कम हो जा रही है, 20 से जैसे कि 20 है तो 15 हो जा रही है। ओके, विदाउट फोर्स कैसे होगा? तो विदाउट फोर्स नहीं है एक्चुअली, हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, उसके पास अंदर का इंटरनल फोर्स है
Okay, that we are going to discuss. So when you leave the ends of the spring, it regains its original shape and size. The property of a body, definition 1 mark. The property of a body by virtue of which it tends to regain its original size and shape when the applied force is removed is known as elasticity. So elasticity is the property of the material. ये क्या है? एक प्रॉपर्टी है. प्रॉपर्टी इन द सेंस एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका एक गुण है. गुण ओके, सबके अपने अपने गुण होते हैं कि भाई इसके ऊपर तुम चिल्लाओगे तो तुम जितने जोर से चिल्लाए हो उतनी जोर से ये सामने तुम्हारे ऊपर चिल्लाएगी या चिल्लाएगा. ओके, तुम इसके ऊपर चिल्लाओगे तो वो ऐसे ही तुम्हें देखता रहेगा या देखता रहेगी, वो कुछ नहीं करेगा. तो भाई ये दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग है. इसका गुण अलग है, उसका गुण अलग है, सबके गुण अलग अलग होते हैं. वैसे ही यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक्स है. कौन सी? अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन करने. गेन मतलब मिलना, मतलब हाँ रीगेन. ओके, फिर से वापस लेना. ओके, सो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज वापस गेन करने की, रीगेन करने की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, ये कैरेक्टरिस्टिक्स को ही क्या बोलते हैं? समझने के लिए है, लिख तो दोगे तुम, लेकिन समझने के लिए कि भाई क्या है इलास्टिसिटी, मतलब रट्टा नहीं मार देना. इलास्टिसिटी मतलब स्प्रिंग को हमने फोर्स लगा के खींचा तो उसकी लेंथ चेंज हो गई. अब उसकी लेंथ वापस पहले जैसी हो जा रही है विदाउट अप्लाइंग फोर्स. विदाउट अप्लाइंग फोर्स नहीं है, उसके पास अंदर से एक फोर्स है, उसकी एक प्रॉपर्टी है. यही प्रॉपर्टी कि जो अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस जाने के लिए जो ट्राई कर रही है, ये जो प्रॉपर्टी है वो वही प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी. सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, मतलब जिस प्रॉपर्टी की वजह से इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. लेकिन कब? जब तुमने फोर्स जो अप्लाई किया था वो वापस छोड़ दिया. अगर मैंने फोर्स अप्लाई किया था 1 न्यूटन, ओके ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, 1 न्यूटन, और फिर से 15 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर में, और अभी भी मैंने 1 न्यूटन तो लगा के ही रखा है, और अब जाओ तुम अपने शेप में जाओ वापस, तो वो नहीं जाएगी क्योंकि मैंने फोर्स लगाना बंद नहीं किया है, अभी भी लगा के रखा है. लेकिन व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड, then it is the characteristics of the property to regain its original shape and size. That property is known as elasticity. And जब भी हम ऐसा कुछ चीज करें, ओके, तो जो मटेरियल है वो डिफॉर्म होता है. क्या होता है? डिफॉर्म मतलब एकदम सिंपल सेंस में कि उसका शेप एंड साइज चेंज हो जाना. दो में से एक या दोनों चेंज हो जाना, उसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन. डिफॉर्म और डिफॉर्मेशन, दैट इज नथिंग बट चेंज इन द शेप एंड साइज. शेप और साइज और बोथ, एक में, दोनों में, एक में शेप में या साइज में या फिर दोनों में चेंज हो जाना, इसको ही क्या बोलते हैं हम? डिफॉर्मेशन. नॉट नेसेसरीली कि हर बार कम ही होता है, वो इंक्रीज भी होता है. ओके, जैसे मैंने पहले फोर्स लगाया तो हम बोल सकते हैं कि भाई स्प्रिंग इज डिफॉर्म. ओके, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया था तो अब उसकी लेंथ चेंज हो गई. ओके, फिर वापस उसकी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, वो वापस उसका ओरिजिनल शेप एंड साइज रीगेन करने की प्रॉपर्टी है. 100% कर सकती है ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टी है कि भाई वो ट्राई तो करेगी, वो ट्राई कर रही है. तो 20 तो गई थी, अब फोर्स छोड़ दिया, अब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी से वो वापस तो जा रही है लेकिन वापस 15 तक नहीं जा रही है. ओके, वो जाएगी से 15.5 तक. तो ये 5 क्यों बढ़ गई? पहले तो 15 थी, फिर फोर्स लगाया 20 हुई, फिर फोर्स छोड़ दिया, फिर वापस वो उसकी लेंथ कम होने लगी, तो 15 हो जानी चाहिए थी, 15.5 की हो गई, थोड़ी ढीली हो गई. ओके, नाड़ा कैसे ढीला हो जाता है. ओके, तो वो क्या हो गया? इलास्टिक नहीं बोलते हम, इलास्टिक हमारे जो पैंट का और ट्रैक पैंट शॉर्ट वॉट एवर, तो उसका जो इलास्टिक होता है वो कैसे? बाय द पैसेज ऑफ टाइम, ग्रेजुअल ऑफ टाइम, धीरे धीरे टाइम के साथ क्या हो जाता है? वो ढीला हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? अभी अगर टेक्निकल टर्म में बोले तो वो इलास्टिक से प्लास्टिक हो जाती है. ओके, वो अभी प्लास्टिक वर्ड भी नीचे ही है. ओके, चलो. सो इन द डिफॉर्मेशन कॉज्ड इज नोन एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन. तो ये डिफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? इलास्टिक डिफॉर्मेशन. कौन सा डिफॉर्मेशन मतलब क्या? डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन शेप एंड साइज, शेप और साइज. यस,
तो पहले 15 सेंटीमीटर थी स्प्रिंग की लेंथ, मैंने फोर्स लगाया और वो कितना हो गई 20 सेंटीमीटर हो गई, तो मतलब लेंथ चेंज हुई, तो वो क्या हो गई डिफॉर्म हो गई। तो ये जो डिफॉर्म हुई, अभी मैं बोलूं कितना डिफॉर्मेशन हुआ 5 सेंटीमीटर, क्यों पहले 15 था अभी 20 है, तो कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, फाइनल माइनस इनिशियल, तो 20 सेंटीमीटर माइनस पहले का इनिशियल का 15 सेंटीमीटर, तो कितना हुआ 5 सेंटीमीटर डिफॉर्मेशन हुआ। तो इसको मैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्यों बोल रहा हूं, सिर्फ डिफॉर्मेशन बोल दूं, नहीं, डिफॉर्मेशन के टाइप है, आगे हम पढ़ेंगे कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी है, तो ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या कि जैसे ही मैं ये छोड़ दूंगा, वी विल एज्यूम आइडियल स्प्रिंग, वो चली जाएगी वापस, ऐसा हम मानते हैं, उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाया कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस जा सके, नहीं उतना ज्यादा मैंने फोर्स नहीं लगाया, मैंने थोड़ा ही लगाया था, तो 15 से वो 20 हुई, फोर्स रिमूव किया तो अगेन वो 20 से 15 पे चली गई, जितना था उसने पे चली गई। ओके, तो ये जो डिफॉर्मेशन हुआ था उसको क्या बोलेंगे हम, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। डन, ओके, देन नेक्स्ट, however if you apply force to a lump of putty or mud, they have no gross tendency to regain their previous shape and they get permanently deformed। तो अब अगर मड है या कोई लंप ऑफ पुट्टी है, बिरला पुट्टी ये नहीं लगाते हम, पुट्टी बोलते हैं इसे, पुट्टी, बिरला पुट्टी मतलब इट्स लाइक ये जो लगा है इसको ही बिरला पुट्टी, हाँ वाइट चूना बोलते हैं, चूना। ओके, सो इट इज कॉल्ड बिरला पुट्टी, बिरला तो नाम है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड पुट्टी। ओके, तो ये जो पुट्टी है इट्स जस्ट लाइक अ मड। ओके, पुट्टी जब बनाते हैं हम वो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट केमिस्ट्री में पढ़ते थे। ओके, तो स्लेक्ड लाइम और वो नहीं पढ़ते थे हम, यस। सो ये जो है वो है क्या, अगर इसको मैंने कुछ शेप चेंज कर दिया, मतलब यहाँ पर पुट्टी पड़ी हुई, मड है, सिंपली क्या है यहाँ पे मड है, अब मड में से मैंने ऐसे गणेश जी बना दिए, तो गणेश जी तो गणेश जी है, फिर वापस गणेश जी में से मड नहीं होगा अनलेस यू आर डूइंग विसर्जन। ओके, विसर्जन नहीं कर दिया तो गणेश जी है, वो तो नवंबर की बारिश। ओके, चलो, सो अब क्या हो रहा है, ऐसा समझो, पहले क्या था, जो ऑब्जेक्ट था उसका डायमेंशन चेंज हुआ, उसका साइज और शेप व्हाटएवर चेंज हो गया, तो ये हो गया डिफॉर्मेशन, लेकिन वापस वो वही ओरिजिनल शेप साइज में जा सकता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब हमने बोला कि ये मड है, ओके, ये मड है और मड को यहाँ पे पड़ा हुआ है मड, और उसका मैंने कुछ शिवलिंग बना दिया, गणेश जी बना दिए, तो अब तो वो वैसे के वैसे रहेंगे, क्योंकि मैंने फोर्स लगाया ना सब जगह से, तो फोर्स लगाया तो साइज एंड शेप चेंज हो गया, पहले भी फोर्स लगाया था साइज एंड शेप चेंज हो गया था, अभी भी फोर्स लगाया तो साइज एंड शेप चेंज हो गया, बट जब फोर्स लगाना बंद कर दे रहा हूं, रिमूविंग द फोर्सेस, ओके, अप्लाइड फोर्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो वहां पे वो अपने ओरिजिनल शेप साइज में जाता था, यहाँ पे अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में जाएंगे नहीं, दैट इज द प्लास्टिसिटी। ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज प्लास्टिसिटी, और ये जो डिफॉर्मेशन है दैट इज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, एज सिंपल एज दैट। ओके, क्या अभी ऐसा समझो, वही एग्जांपल, मेरे पास स्प्रिंग है, ओके, स्प्रिंग, पहले स्प्रिंग ली थी, अभी भी स्प्रिंग ही है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा समझो मड है ना, तो मड की ही स्प्रिंग बनाई है, क्यों नहीं बनेगी, बनाई है, मड की स्प्रिंग, मतलब शेप ही तो देना है, हेलिकल शेप, ओके, हेलिकल शेप दिया है मैंने, ऐसे 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 करके, कुछ भी अंदर सपोर्ट दिया है छोटा सा वायर का, कुछ भी, तो मतलब ऐसे हेलिकल सपोर्ट दिया, ओके, तो ये मड की मैंने क्या बना दी, स्प्रिंग बना दी, अब उस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या वो जाएगी वापस, नहीं जाएगी, ओके, समझने के लिए बता, अंडरस्टूड, ओके, तो दैट्स इट, ओके, such substances are called plastic and this property is called plasticity. So such properties बोल दिया डायरेक्टली, तो हम फिर जैसे इलास्टिसिटी बोला वैसे ही यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे कि भाई the characteristics of a material or say of an object, characteristics of an object in which it will not go to its original shape and size, that characteristics is known as plasticity, and the deformation caused by applying the forces
दैट डिफॉर्मेशन इज नोन एज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। डन? ओके चलो, तो पहले पैरा में तो हमने इंट्रो देखा, मतलब बात की सिंपल। अभी ये पैरा में हमने 2 डेफिनेशन देख ली है, और तुम 4 भी बोल सकते हो, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। अब इसका यूज एंड ऑल हम देखते हैं, एंड विद दैट इंट्रोडक्शन विल बी कंप्लीटेड। The elastic behavior of the material plays an important role in engineering design। जो engineering design है, particularly ये subject अगर तुम पढ़ोगे, तो ये चैप्टर अगर डीपली अगर तुमने पढ़ा, अभी ऑब्वियसली पढ़ोगे ही। अभी सपोज तुम्हारा तो बायो है, ओके, अगर इंजीनियरिंग बायो में भी आएगा यूज, आई डोंट नो बिकॉज मैंने नहीं किया है आगे, बट मैंने इंजीनियरिंग तो किया है। सो इंजीनियरिंग में जैसे ही तुम कॉलेज के मतलब अगर तुम मैकेनिकल ले रहे हो, ओके, आफ्टर 12th मैकेनिकल इंजीनियरिंग ले रहे हो, सो ये चैप्टर का एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाता है। ये क्या था, एक चैप्टर है अभी, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स, वहां पे एक पूरा का पूरा चैप्टर सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट। और जैसे ये फिजिक्स की ऐसे 2 बुक है, वैसे उसकी भी 2 बुक ऐसे पार्ट में, ओके। सो दैट विल बिकम अ सब्जेक्ट, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे सब कुछ ही सब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे अभी तुमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी अभी हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं, तो वही ले लेना था, मैंने पहले बोला था, कोई बात नहीं, इसके बाद वो ले लेंगे, ओके। सो क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ा है तो थोड़ा फ्रेश है, तो जल्दी जल्दी सब समझ में आ जाएगा, ओके। यस, दैट इज जस्ट से कन्वेंशन, ओके, दैट इज अ कन्वेंशन फॉर द ईज, ओके, फॉर द ईज ऑफ कैलकुलेशन। हम जो कन्वेंशन है कि भाई वहां पे अगर हीट इनपुट है वो प्लस ले रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस एंड ऑल। अगर तुम सेम लोगे केमिस्ट्री जैसा ही, कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। इट डिपेंड, सब लोग अलग अलग प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ओके। जैसे कोई राइटी होता है, कोई लेफ्टी होता है, कोई होता है राइटी लेकिन काम लेफ्टी करता है सारे, ओके, लाइक दैट, ओके। तो कुछ भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, ओके। चलो, सो इंजीनियरिंग डिजाइन में ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर और पर्टिकुलरली ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइल डिजाइनिंग, अब देखो सारी इंजीनियरिंग आ गई यहाँ पर। वाइल डिजाइनिंग अ बिल्डिंग, तो सिविल इंजीनियरिंग आ गई। नॉलेज ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स लाइक स्टील, कंक्रीट एक्सेट्रा इज एसेंशियल। तो एक तुम बिल्डिंग बना रहे हो, तो नॉलेज ऑफ सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, इसकी ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो तुम्हें पता होनी चाहिए। तो हम बोलेंगे सर स्टील की इलास्टिक प्रॉपर्टी, हाँ होती है, सबकी ही होती है, ओके। कोई मतलब हमने बोल दिया ना कि कोई इलास्टिक होगा, कोई प्लास्टिक होगा, लेकिन प्लास्टिक भी कब होता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा ही फोर्स लगाया और उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया। इट्स नॉट लाइक दैट, इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, कितना फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो। अगर तुम मिनिमल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, मिनिमल, एकदम कम, तो ऐसा होगा ही नहीं कि डायरेक्टली जैसे ही तुमने फोर्स अप्लाई किया उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ जाएगा, पहले ही नहीं, पहले इलास्टिक डिफॉर्मेशन आता है, पहले इलास्टिक। जैसे नहीं बोलते हम किसी को कोई किसी को कुछ भी बोल दे, कोई हमें कुछ भी बोल दे, क्या हम तुरंत ही ऐसे उसके ऊपर गुस्सा नहीं हो जाते जनरली, अगर हम मैच्योर है तो, ओके। लेकिन अगर बहुत ज्यादा हमें प्रेशराइज करे तो कभी ना कभी तो हम भी फटेंगे, ओके। सो वो फटेंगे, दैट इज प्लास्टिक। और जब तक तुम सहन कर रहे हो, जब तक तुम झेल रहे हो, दैट इज इलास्टिक। मतलब हाँ बोल दो, लगा लो फोर्स, ठीक है, हम अपने ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस आ जाएंगे, हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जब हम ऐसा लगे यार बहुत हो गया यार अब तो, ओके, ये क्या है, मेरी मेंटल पीस चली गई, तो अब हम क्या करेंगे, उसको हम अब अप्लाई करेंगे फोर्स कि भाई बस अब आगे होगा नहीं, लाइक दैट। सो ये सारा नॉलेज होना भी जरूरी है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए। The same is true in the design of the bridges, automobiles, ropeways, etc. तो ये सभी, अभी रोपवेज है, देखो रोपवे में तुम ऐसे वायर केबल बनाए हुए हो, केबल में पता होना चाहिए तुम्हें कि कितना फोर्स लगेगा तब तक ये टूटेगा नहीं। मतलब फोर्स लगेगा तो देखो कभी भी तुम फोर्स लगाओ डिफॉर्मेशन होगा और होगा ही, भले ही चाहे वो दिखे ना। जैसे मैंने ये फोर्स लगाया वॉल पे,
तो वॉल का भी शेप एंड साइज दिख तो नहीं रहा है बट होता है। माइन्यूट अमाउंट में भी उसकी साइज चेंज होती है। ऐसा समझो कि यहां से मैं ऐसे करके ऐसे एक बार कर दिया, थोड़ा चूना तो निकल गया ना, थोड़ा तो निकल गया ना, थोड़ा माइनर तो निकल गया, हाथ पे ही ले गया, हाथ पे लग गया है, तो ये जो लगा है वो तो वहां से निकल गया। मतलब क्या हुआ, उसका जो लेयर है वो लेयर कम हो गया, उसका जो लेयर है वो लेयर क्या हो गया, कम हो गया। तो लेयर कम हो गया मतलब डायमेंशन भी क्या हो गया, कम हो गया। भले ही वो सेंटीमीटर में नहीं है, मिलीमीटर में नहीं है, बट मे बी माइक्रोमीटर में, मे बी नैनोमीटर में, मे बी पिकोमीटर में, उतना तो चेंज हुआ। ओके 10⁻⁻12 ले लो, ओके उतना तो चेंज किया, मैंने फोर्स लगाया तब, लेकिन नेक्ड आई से इट इज नॉट विजिबल, बट फोर्स लगेगा शेप एंड साइज चेंज होगा, मे बी विजिबल मे नॉट बी विजिबल। ओके सो इतना फोर्स, हम रोपवे में जा रहे हैं, हम तो बैठ गए ऐसे गाड़ी में, चलो ले जाओ, ओके बट कितना फोर्स लगेगा वहां पर, और वो फोर्स को कैरी करना है, लेकिन वो फोर्स भी उतना ही लगना चाहिए कि वो ब्रेक ना हो जाए। ओके केबल पे ब्रिज देखो, ब्रिजेस के रोपवेज, ऑटोमोबाइल्स ब्रिजेस, ओके तो ये ब्रिज बना दिया हमने केबल ब्रिज बनाया हुआ है, तो कितना गाड़ियां जाएगी, ऐसे समझो कभी ब्रिज खाली है, एक भी गाड़ी नहीं जा रही, फिर अचानक से एक बाइक जा रही है, फिर एक ऑटो जा रही है, फिर एक साथ में 10-15 ट्रक्स जा रही है, तो वेरिंग लोड है, कभी 1 न्यूटन का फोर्स, कभी 10 न्यूटन का फोर्स, कभी 1000 न्यूटन का फोर्स। क्यों इतना वेरी क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई वो तो ब्रिज है, हमें थोड़ी पता है कि कंटिन्यूअसली इतना ही जाना चाहिए। तो ये लोड सह सके वैसी टेक्नोलॉजी, वैसा मटेरियल वहां पे यूज करना पड़ेगा, और पता होना चाहिए कि भाई ये ब्रेक हो जाना चाहिए नहीं। तो ये सब डिजाइन में ये काम आता है, ये स्टडी जब हम बहुत ज्यादा डीपली हम पढ़ते हैं तो ये स्टडी काम आता है। ओके इसीलिए इसको बोलते हैं, इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं, ओके एफएस बोलते हैं, एफएस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। वो आगे डीप डाउन स्टडी करेंगे तो आएगा, हमारे 11th-12th में जितना है उतना हम अभी डिस्कस करेंगे। One could also ask, can we design an aeroplane which is very light but sufficiently strong? Obviously, हमने अभी किया ही है ऐसा थोड़ी है कि हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं, किया ही है ना हमने। कितने बड़े बड़े मतलब कितने लोगों को, 400-500 लोगों को भी एक साथ ले जाए और हवा में उड़े, इतने बड़े बड़े एरोप्लेन हमने बनाए हैं, विच इज लाइट वेट। हैवी होंगे तो उड़ेगा ही नहीं, और हैवी होगा और उड़ाना है तो कितना फ्यूल कंजम्पशन होगा, तो हमें तो एफिशिएंसी भी देखनी है। तो लाइट वेट लेकिन एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग। इतना लाइट वेट भी नहीं है कि हवाएं चली और वो ऐसे यहां जाना था और यहां से हवा चली तो डायरेक्शन चेंज हो गई, इतना लाइट वेट भी नहीं है कि हवा की डायरेक्ट मतलब जो विंड है, विंड की स्पीड से एरोप्लेन की डायरेक्शन चेंज हो गई। ओके इतना लाइट वेट भी नहीं, तो लाइट वेट एट द सेम टाइम स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, बना दिया है। ओके Why does a railway track have a particular shape like I? Yes, okay, रेलवे ट्रैक का I शेप होता है, ऐसे 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 I शेप। हाँ रेल देखना तुम ध्यान से, ओके जब ध्यान से देखोगे, अरे 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 कहाँ चले गए, I शेप होता है ऐसे, ऐसे होता है। हम ट्रैक मतलब क्या ये देखते हैं, ये ऊपर वाला, ओके ये ऐसे उसके अंदर ग्रूव होता है दोनों साइड, मतलब ये ऐसे ऐसे समझो, ये यहाँ पे है। ट्रैक को सिंपल हम ऐसे देखते हैं ना सर, देखो ना, एक ही मिनट, हाँ बोलो। ट्रैक को हम ऐसे देखते हैं ना सिंपल, दो हाँ हाँ यस, तो एक में ऐसा होता है। हाँ एक में ऐसा होता है, मतलब ये जो 2 डंडी है ना, तो वो 2 डंडी, ये फ्रंट व्यू है, ये 2 डंडी को तुम ऊपर से देख लो, ऊपर से ऐसे टॉप व्यू, तो हमें ये होता है, ये होता है, लेकिन एक्चुअल में फ्रंट व्यू में मतलब हम ट्रैक्स कैसे देखते हैं, ये 2 ट्रैक्स है तो ऐसे ही देखते हैं, लेकिन ये 2 ट्रैक्स है ना, उसको ऐसे फ्रंट व्यू में देखो तो ऐसे दिखेंगे। हाँ ध्यान से देखना। ओके सो ऐसे आई शेप के ट्रैक होते हैं, ओके वैसे क्यू होते हैं, दैट आल्सो वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ओके वही बता रहे हैं, आई शेप का क्यों होता है, उसका ग्रूव बनाना पड़ता है ना। आई अभी हमने बनाया ना ग्रूव, तो कैसे ग्रूव बना,
ट्रेन मतलब ये जो हमारी ट्रेन है वो ट्रैक से स्लिप ना हो जाए, ओके, और एकदम अच्छी उसकी पकड़ बनी रहे, इसीलिए वैसा आई शेप का होता है, ओके, आई शेप। और फिर जहाँ जॉइंट लगाने होते हैं वहां पे सी शेप भी होता है, सी, ओके, सिर्फ सी मतलब आधा आई, ये पूरा आई है तो ये एक सी हो गया ना, और ये एक सी हो गया, ओके, लाइक दैट। तो डिफरेंट थिंग्स। सो ऐसे शेप क्यों होते हैं? व्हाई इज ग्लास इज ब्रिटल व्हाइल ब्रास इज नॉट? तो जो ग्लास है वो ब्रिटल है, टूट जाएगा, लेकिन ब्रास टूटेगा नहीं। ब्रास टूटेगा नहीं, अरे ब्रास टूटेगा नहीं मतलब क्या? वो मुड़ेगा, वो क्या हो जाएगा? बेंड होगा, मतलब बेंड होगा, ओके, यस, इट इज एन एलॉय। Answers to such questions begin with the study of how relatively simple kinds of loads or say forces act to deform different solid bodies. तो ये सब क्वेश्चन का आंसर जो होता है वो स्टार्ट होता है कि कैसे सेम फोर्स अप्लाई करे तो डिफरेंट बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है। सेम फोर्स अप्लाई करे लेकिन डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट वे में रिएक्ट करती है। जैसे हमने बोला कि किसी के ऊपर कोई गुस्सा हो जाए, उसको गाली दे दे तो वो सुन लेगा, किसी को कुछ बोले तो वो शायद नहीं सुने, किसी को बोले तो वो सामने मार देगा, किसी को बोले तो वो जैसा बोला उससे ज़्यादा उसको दे देगा, ओके, सबकी अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई करेंगे तब जाके वो डिफरेंट फोर्सेस अप्लाई भी करे, और अगर तुम सेम फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो भी वो कैसे डिफरेंटली बिहेव करेंगे। तो कैसे बिहेव करेंगे इसके ऊपर ये सारा स्टडी डिपेंड है, ओके। सो इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द मैकेनिकल द बिहेवियर, इलास्टिक बिहेवियर and the mechanical properties of the solids which would answer many such questions. तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था कि ये चैप्टर में हम यही सारे क्वेश्चंस कि भाई सेम फोर्स लग रहा है फिर भी क्यों, जैसे हमने वो मोशन की बात की कि सबका मास सेम है लेकिन फिर क्यों सब में मोशन डिफरेंट है, क्योंकि मास तो सेम है 1 kg लेकिन सबका मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, इसीलिए सबके मोशन अलग अलग है। डन। कोई एक होगा कि जो 70 kg का है और मोटा है, ओके, और कोई एक है वो भी 70 kg का है लेकिन वो पतला है। क्यों? क्योंकि हाइट दोनों की अलग अलग है, ओके। सो अब दोनों को दौड़ने को बोलो तो जो पतला 70 kg वाला है वो तो जल्दी भागेगा, लेकिन जो मोटा 70 kg वाला है तो मास तो सेम है फिर भी मोशन अलग अलग हो गई। क्यों? क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, अलग अलग है। वैसे ही यहाँ पर जो फोर्स सेम है फिर भी, जैसे कि यहाँ पर मैं फोर्स लगा, इतना फोर्स अभी लगाऊं और ये टूट जाए शायद, उतना ही फोर्स वॉल पे लगाऊं तो वॉल नहीं टूटेगी, उतना ही फोर्स पेन पे लगाऊं तो पेन भी टूट जाए, उतना ही फोर्स वाटर बॉटल पे लगाऊं तो वो नहीं टूटेगी। सबका डिफरेंट है, फोर्स की वैल्यू सेम है सब पे, सपोज 1 न्यूटन लगाया 10 न्यूटन लगाया, तो क्यों अलग अलग बिहेव कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि उनकी मटेरियल की प्रॉपर्टी है भाई अलग अलग बिहेव करना। तो यही सब हमें पढ़ना है। डन। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन था। चलो आगे बात करते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ओके, सो ये टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं नई प्रॉपर्टीज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो हमने पहले पढ़ी नहीं है। ओके, चलो तो वेरी इंटरेस्टिंग, स्टार्ट करते हैं। When forces are applied on a body in such a manner that the body is still in static equilibrium. Static equilibrium ये क्या होता है? क्या होता है static equilibrium? Equilibrium अभी तक जितना समझा इसका मतलब होता है कि रिएक्शन और प्रोडक्ट जो होती है वो उनका रेट जो होता है वो इक्वल होता है। So that is equilibrium chapter chemistry का, okay, but that is in the chemistry sense में तुमने वो equilibrium वर्ड सही है, but हमने तो फिजिक्स में भी equilibrium पढ़ा ना। हाँ। इसके पहले equilibrium नहीं पढ़ा। फोर्सेस equilibrium, मास जो हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया था एनएलएम में, तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया? इक्विलिब्रियम कंसीडर करके ही बनाया। इक्विलिब्रियम मतलब क्या कि पर्टिकुलरली नेट फोर्स जो है, नेट फोर्स वो जीरो है, नेट फोर्स जीरो, घूमता है। नेट फोर्स जीरो, 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 नेट फोर्
मतलब सेम लगता है। हाँ, मतलब वो ये हॉरिजॉन्टली से एक्स डायरेक्शन प्लस एक्स में जितना हो रहा हो तो माइनस एक्स में भी ये उतना ही हो रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, वो मोशन में है नहीं, ओके। और काइनेटिक इक्विलिब्रियम भी होता है कि भाई मोशन है लेकिन फिर भी उसकी जो स्पीड है वो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ओके। काइनेटिक वो तो मोशन में है इसलिए वर्ड काइनेटिक है, यहाँ पे रेस्ट पे है इसलिए वर्ड क्या है, स्टैटिक है। So when forces are applied on a body in such a manner that the body is still in static equilibrium, मतलब जब forces apply करें हम और वो forces apply करने के बावजूद the body is in static equilibrium, मतलब अभी मैंने वॉल पे force apply किया तो फिर वॉल मूव हो गई, that means wall is in static equilibrium। ये चेयर है, चेयर पे मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया और ये चेयर है, एक्सपेरिमेंट के लिए जगह छोटी है थोड़ी, ये चेयर है, इस पे मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रही नहीं रही, ये तो मूव हो गई, तो इसे हम नहीं बोलेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन फोर्स वॉल पे फोर्स लगाया तो वो वॉल तो वहीं की वहीं है, दैट मींस वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, समझ गए। इट इज डिफॉर्म्ड टू अ small or large extent depending upon the nature of the material of the body and the magnitude of the deforming forces। तो ऐसा बोल रहे हैं कि जब हम फोर्स लगाए वो मूव कर दे उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ही है, मोशन में नहीं आ गई है, ओके। लेकिन अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रहे तो भी उसकी शेप एंड साइज चेंज हो जाएगा, अभी जो मैंने बताया था वो। तो शेप एंड साइज कितना चेंज होगा, दैट इज डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड, इट इज डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। कितना फोर्स लगाया तुमने भाई, ऐसे करके ऐसे छोटा सा फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, हाथी लेके मारा, हाथी ने मारा, ओके। तो फोर्स कितना अप्लाई किया उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि डिफॉर्मेशन कितना हुआ, डन, ओके। डिफॉर्मेशन तो होगा ही लेकिन कितना होगा, जैसे कि अब वही वापस सेम रखेंगे तो अच्छे से समझ में। स्प्रिंग है, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया तो डिफॉर्मेशन हुआ, 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो भी क्या सेम डिफॉर्मेशन होगा, नहीं, ज्यादा हो जाएगा। 3 न्यूटन का लगाऊंगा तो भी ज्यादा अलग होगा, ओके। तो डिफरेंट फोर्सेस डिपेंडिंग ऑन दी फोर्स अप्लाइड, ओके। तो वही चीज बता रहे हैं, इट इज डिफॉर्म्ड, मतलब डिफॉर्म तो होगा ही, तुम कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओगे तो वो डिफॉर्म तो होगा ही, मैंने पहले ही बताया। अब ये डिफॉर्म होगा टू अ स्मॉल और लार्ज एक्सटेंट, या तो ज्यादा डिफॉर्म होगा या तो कम डिफॉर्म होगा, किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फोर्स के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी। एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंडेंट है, मतलब मैं जितना फोर्स यहाँ ये पेन पे लगा रहा हूँ उतना ही फोर्स स्प्रिंग पे लगाऊंगा तो फट करके मतलब तुरंत ही डिफॉर्म हो जाएगी, उतने फोर्स में ये तो डिफॉर्म नहीं हो रही है, क्यों भाई, मटेरियल अलग अलग है, वहां भी 1 न्यूटन यहाँ भी 1 न्यूटन, ओके। ये डिफॉर्म नहीं हो रही है, स्प्रिंग डिफॉर्म हो गई, क्यों, क्योंकि उसका मटेरियल अलग है। तो पहली बात डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, एंड दूसरा द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफॉर्मिंग फोर्स, कि भाई ये जो फोर्स लगाया है वो, तो जो शेप एंड साइज चेंज होगा वो 2 चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। पहला तो हमें पता ही है फोर्स कितना लगाया है उसके ऊपर, और दूसरा द मटेरियल ऑफ द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडी, किस चीज का है, ओके। भाई स्टील का बॉडी है, वुड का है, आयरन का है, प्लास्टिक का है, ग्लास का है, किस चीज का है, मड का है, किसका है, अलग अलग है, तो सबका अलग अलग, भले ही फोर्स सेम हो लेकिन मटेरियल ऑफ द बॉडी पे भी डिपेंडेंट है, डन, ओके। तो ये डिफॉर्मेशन उसके ऊपर डिपेंडेंट है। द डिफॉर्मेशन मे नॉट बी नोटिसेबल विजुअली इन मैनी मटेरियल्स बट इट इज देयर, मैंने बताया, मे बी विजिबल मे नॉट बी विजिबल, कि भाई कहीं पे डिफॉर्मेशन दिखेगा या कहीं पे नहीं भी दिखेगा लेकिन होगा जरूर, ओके। When a body is subjected to a deforming force, a restoring force is developed in the body। तो देखो क्या बोल रहे हैं कि when हम जब भी अप्लाई करें डिफॉर्मिंग फोर्स, अगेन स्प्रिंग अप्लाई किया
डिफॉर्मिंग फोर्स और फिर छोड़ दिया। जैसे ही फोर्स रिमूव किया सो उसकी प्रॉपर्टी है ओरिजिनल शेप एंड साइज गेन करने की, दैट प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी है, अब मैंने बोला ना कि विदाउट फोर्स तो वो पहले शेप और साइज में जाएगी नहीं, तो पहले वाले ओरिजिनल शेप एंड साइज में जाने की ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। बट ये जो जाएगी तो फोर्स लगेगा तभी जाएगी, तो ये फोर्स अंदर ऑटोमेटिकली आ जाता है। दैट फोर्स टू गो टू ओरिजिनल शेप एंड साइज, यही फोर्स को हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ओके, रीस्टोरिंग फोर्स, स्टोरिंग और रीस्टोरिंग। क्यों भाई? स्टोर मतलब भाई पहले जाना वापस जाना, रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो पहले के ओरिजिनल शेप एंड साइज में वापस जाना, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज रिस्टोरिंग फोर्स। तो जब भी तुम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, बॉडी रिफॉर्मिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स भी लगाएगी। मतलब एक बॉडी है, स्प्रिंग है, उसमें तुम डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो, मतलब इतना फोर्स जिससे कि ये बॉडी क्या हो जाए, डिफॉर्म हो जाए, तो तभी बॉडी भी रिस्टोरिंग फोर्स लगाएगी। मतलब क्या, नहीं हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, लाइक दैट। डन? ओके, जैसे कि अपने थर्ड लॉ, कभी भी फोर्स अप्लाई करो तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होगा। डन? तो ये जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन है, वैसे ही यहाँ पर जैसे ही तुमने फोर्स अप्लाई किया तो सामने फोर्स तुम्हें मिल जाएगा। ये फोर्स कौन सा है? रिस्टोरिंग फोर्स। ओके, so this restoring force is equal in magnitude but opposite in the direction to the applied force, as simple as that. Then the restoring force per unit area is known as stress. तो ये जो restoring force है per unit area, इसी को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। तो what is stress? So stress is restoring force per unit area. So क्या बोल रहे हैं हम कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। तो स्ट्रेस जो है इज इक्वल्स टू रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब यूनिट मतलब 1। ओके, जैसे हम बोलते हैं 1 मीटर स्क्वायर, 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो यूनिट एरिया हो गया। ओके, अब जनरली हम रिस्टोरिंग नहीं लिखते तो हम बोल देते हैं क्या, फोर्स बाय एरिया। इट इज कॉल्ड व्हाट? स्ट्रेस। और स्ट्रेस का सिंबल हम ऐसे लिखते हैं, जस्ट लाइक सिग्मा। ओके, समझ में आ गया? तो क्या बोलेंगे हम? द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। अब मुझे बताओ, ये सॉलिड है। ओके, सॉलिड है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। एक और प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसकी डेफिनेशन भी यही है, फोर्स पर यूनिट एरिया। विच इज दैट प्रॉपर्टी? पर यूनिट एरिया, यही है। फोर्स पर एरिया ना। हाँ, वही वो कौन सी प्रॉपर्टी है? सेम फोर्स पर यूनिट एरिया ही बोलते हैं हम। 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी। वो पता नहीं, फोर्स पर यूनिट एरिया नहीं याद है। 8th के फिजिक्स में पढ़ा था हमने। के फिजिक्स में? तुम्हारे घर में, तुम्हारे बेड पे। कौन सी थी? हाँ, नहीं याद आ रही? कौन सी? प्रेशर। हाँ, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। डन? हाँ। ओके, सो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेशर ऑल्सो, बट यहाँ पे हम सॉलिड के केस में हम क्या बोलेंगे? हम स्ट्रेस। ओके, सॉलिड के केस में हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेस। ओके, सो इफ F is the force applied normal to the cross section and A is the area of cross section of the body, मतलब कि ये F है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स, A is the unit area and sigma is the stress. Done? ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस, तो मैग्नीट्यूड सिग्मा इज इक्वल्स टू F बाय A। इसका यूनिट, F का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर। ओके, मीटर का स्क्वायर, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये प्रेशर का भी तो यूनिट है, याद आया? ओके, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन एनालिसिस भी पूछ सकते हैं। ओके, तो डायमेंशन एनालिसिस में यूनिट देख लो, सो न्यूटन
F न्यूटन का तो क्या लिखे, याद रखना हो तो रख लो, अदरवाइज F इज इक्वल टू हम mg भी लिख सकते हैं। ओके तो m मतलब क्या, मास, मास मतलब m1। ओके और g मतलब क्या, एक्सीलरेशन, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका यूनिट। तो मीटर मतलब क्या, लेंथ, तो लेंथ एक आ गया, एंड पर सेकेंड स्क्वायर तो नीचे है तो t-2 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, m इंटू जी हो गया, मतलब ये फोर्स का हो गया m1 L1 t-2, ये किसका हो गया, फोर्स का। कैसे, m इंटू जी, m मास का m1 और जी का क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो मीटर का L और सेकेंड स्क्वायर का t-2, ये फोर्स हुआ। डिवाइड बाय एरिया भी है, एरिया मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर मतलब क्या, L2। तो फिर फाइनल क्या हो गया, m1 L-2 और +1 -1 L-1 t-2, तो यहाँ पे होगा, कहाँ है, ये रहा। ओके सो m L-1 t-2, दैट इज द डायमेंशन एनालिसिस डन। ये तो आता ही है ना डायमेंशन एनालिसिस, हाँ यूनिट देखने हैं सिर्फ। ओके यूनिट के अकॉर्डिंगली ये हमारा मास है, ये लेंथ है, ये टाइम है, डन। ओके चलो okay so there are 3 ways in which a solid may change its dimensions when an external force acts on it। तो भाई ऐसे 3 केसेस हैं जब हम फोर्स अप्लाई करें तो उसके डायमेंशन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ओके सो वी विल सी acts on it, these are shown in figure 8.1। थोड़ा छोटा कर दो, ये रहे, यही है ना, हाँ यही है। ओके तो ये अलग अलग है, देखो एक ये है, फिर ये है, फिर ये है ना, आराम से देखते हैं, पूरी फिगर देखने की जरूरत नहीं, पहले सिर्फ ये सिलेंडर को ध्यान में रखो। ओके चलो तो देखते हैं आगे। हाँ सो in a cylinder is stretched, in figure a cylinder is stretched by 2 equal forces applied normal to its cross sectional area। तो भाई एक सिलेंडर है, ये तुम्हारा बॉटल है लाओ। ओके तो ये हमारा सिलेंडर है और इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो ये हमारा सिलेंडर है और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं, वहां पे हम क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। ओके सो फिर से पढ़ता हूं, इन फिगर अ सिलेंडर इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड मतलब कैसा फोर्स लगाएंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे या ऐसे फोर्स लगाएंगे, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाऊंगा और दोनों तरफ से ऐसे ऐसे फोर्स, ऐसे ऐसे ऐसे, यस। तो यहां से भी ऊपर और यहां से नीचे, यस, तो उसको बोलेंगे स्ट्रेच, उसी को तो स्ट्रेच बोलते हैं। ओके सो स्ट्रेच करेंगे हम सिलेंडर को, ओके, बाई 2 इक्वल फोर्सेस, दोनों ऊपर और नीचे का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है, इक्वल फोर्सेस, नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री, मतलब ऐसे 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 नहीं, ऐसे टेढ़ा नहीं लगाऊंगा, नहीं तो एंगल कितना है देखो, अलग है, नॉट 90 डिग्री, ऐसे सीधा फोर्स लगाएंगे, सीधा, डन। सो नॉर्मल फोर्स लगाएंगे हम, नॉर्मल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। द रिस्टोरिंग फोर्स, अब हम फोर्स लगा रहे हैं तो भाई फोर्स लगाएंगे, तो जब भी फोर्स लगाओगे रिस्टोरिंग फोर्स तो लग जाए, आ ही जाएगा उसके अंदर। सो द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस, डन। पहले हमने स्ट्रेस देखा, तो स्ट्रेस क्या था, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, बट यहां पर हम उसको स्ट्रेस ना बोल के टेंसाइल स्ट्रेस बोल रहे हैं। क्यों, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हमने फोर्स लगाया उसकी डायरेक्शन डिफरेंट है। ओके 90 डिग्री नॉर्मल, यस नॉर्मल और 90 डिग्री। सो क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस, ये स्ट्रेस को हमने टेंसाइल स्ट्रेस बोला, है तो वही फोर्स पर यूनिट एरिया, ओके नाम बदल गया है टेंसाइल स्ट्रेस। इफ द सिलेंडर, नेक्स्ट केस में ये अब वही सिलेंडर है, इफ द सिलेंडर इज कंप्रेस्ड अंडर द एक्शन ऑफ द applied forces, the restoring force per unit area is known as compressive stress। क्या बोल रहे हैं, if the cylinder is compressed under the action of the applied force, मतलब अब हम स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं, अब हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो सिलेंडर इज कंप्रेस्ड
रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज कंप्रेसिव स्ट्रेस। मतलब तुम स्ट्रेच कर रहे हो तब जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा वो है टेंसाइल स्ट्रेस। जब तुम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हो तब जो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। दो स्ट्रेस हो गए हमारे। टेंसाइल ये स्ट्रेस है, मैकेनिकल स्ट्रेस, नॉट दैट स्ट्रेस। ओके, टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस कैन बी टर्म्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों को ही हम क्या बोल सकते हैं? लॉन्जी और लॉन्गी, बोथ प्रोनाउंसिएशन आर देयर। सो लॉन्गी, और तुम क्या प्रोनाउंस करते हो? लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्ग ही रखते हैं, चलो। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस दोनों होते हैं, हाँ यस, दोनों होते हैं। ओके, कई जगह पे लॉन्जिट्यूडिनल बोलते हैं और कई जगह पे लॉन्गिट्यूडिनल बोलते हैं, लेकिन लॉन्जिट्यूडिनल, यस, तो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। ओके, दोनों को ही बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, इन बोथ केसेस देयर इज अ चेंज इन द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। दोनों ही केस में, क्यों? अभी तुम कंप्रेस कर रहे हो तो लेंथ कम होगी, अब ज्यादा होगी, कम होगी, यस, एंड स्ट्रेच करोगे तो लेंथ बढ़ेगी। दोनों ही केस में लेंथ चेंज हो जाएगी। द चेंज इन द लेंथ दैट इज डेल्टा एल। डेल्टा एल मींस व्हाट? चेंज इन द लेंथ। मतलब पहले थी 15 सेंटीमीटर, फिर हो गई 20 सेंटीमीटर, तो 20 माइनस 15 दैट इज 5। तो ये जो डेल्टा एल है दैट इज चेंज इन द लेंथ। सो चेंज इन द लेंथ टू द ओरिजिनल, मतलब द रेशियो ऑफ the change in the length delta L to the original length L of the body is known as longitudinal strain, not stress. It is a strain. So longitudinal strain means delta L by L. पहले ये याद रखो, क्या? delta L by L. अब उसको वर्डिंग में, longitudinal strain delta L by L, ये क्या है? तो अच्छा, delta L मतलब change in the length, L क्या है? original length. So the change in the length to the ratio of the change of length to the original length is known as longitudinal strain. Done? तो स्ट्रेस एक प्रॉपर्टी थी, दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है स्ट्रेन। ओके, उसका फॉर्मूला बन जाएगा हमारा डेल्टा एल बाई एल। ओके, ओके, नहीं, स्ट्रेस नहीं, क्या बोल रहे हो? स्ट्रेन अलग है, स्ट्रेस और स्ट्रेस अलग है, यस। ओके, तो ये आया ना फॉर्मूला, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ओके, सो दोनों अलग अलग है। क्यों अलग अलग है? यस, क्योंकि लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस की बात कर, सिग्मा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, सो दैट इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स बाय एरिया। इफ इट इज अ tensile force, then it is called tensile stress. If it is a compressive force, then it is called as compressive stress, or both can be called as longitudinal stress. Okay, and next is the longitudinal strain, that is delta L by L. स्ट्रेस का यूनिट हमने देख लिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका डायमेंशन एनालिसिस भी हमने कर लिया। स्ट्रेन का भी यूनिट हम देख लेते हैं, क्या होगा? क्या लगता है यूनिट? नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है, नीचे भी लेंथ है। सपोज ऊपर भी मीटर और नीचे भी मीटर, मीटर मीटर कट हो गए, कैंसिल हो गए, दैट मीन्स डायमेंशन लेस। और डायमेंशन ही नहीं है तो डायमेंशन एनालिसिस कहां से करेंगे? ओके, सो हाउएवर इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड पैरेलल टू द, अब अलग, ये यहाँ खत्म। ओके, अब दूसरा केस। ओके, 3 फिगर है ना, तो ये पहली फिगर खत्म। अब वही सिलेंडर लो, थोड़ा बड़ा वाला, ओके, डायमीटर बड़ा, एंड अब हम फोर्स देखो, पहले फोर्स कैसे अप्लाई किया था? अक्रॉस। अक्रॉस मतलब क्या? ये तुम्हारा था ऐसे, ये है सिलेंडर, तो अक्रॉस मतलब यहाँ ऐसे नॉर्मल परपेंडिकुलर स्ट्रेच किया या फिर ऐसे कंप्रेस है। अब अलोंग फोर्स लगा सरफेस के अक्रॉस, अक्रॉस मतलब 90 डिग्री, ऐसा याद रखो। अक्रॉस मतलब 90 डिग्री, ऐसा याद रखो। तो 90 डिग्री वाला लगा दिया तुमने अक्रॉस। अब हम कैसे लगा रहे हैं? अलोंग। अलोंग मतलब क्या? अब ये है, अब ये यहाँ से मैं ये हाथ ये साइड जा रहा हूँ, फोर्स ऐसे लगा, तो मैं ऐसे फोर्स लगा, और यहाँ से मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ। डन।
ओके ये सीधा था 1 2 3 तो ऐसे फोर्स लगा तो ये मुड़ गया, ये मुड़ गया, डन, बस इतना ही हो रहा है। ओके सो नाउ हाउएवर टू इक्वल एंड ऑपोजिट, अब यहाँ पर भी इक्वल एंड ऑपोजिट है, ये वाला जितना है उतना ही ये है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। डिफॉर्मिंग फोर्सेस आर अप्लाइड पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर। पहले क्या था, परपेंडिकुलर और से नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर, अब पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सिलेंडर। फिगर है दूसरे नंबर की, there is relative displacement between the opposite faces of the cylinder. Obviously ये displacement हुआ, ये देखो हुआ, ये displacement हो गया, इस पे movement हो गई ये। Okay. The restoring force per unit area, अब फिर से force तो लगाया था, restoring force per unit area developed due to the applied tangential force, ये tangential force apply किया ना हमने, tangential force apply किया, is known as tangential or say shearing stress. अगेन हर जगह स्ट्रेस आए मतलब इट इज फोर्स पर एरिया, हर बार सबका नाम अलग अलग है। अब ये पैरेलली फोर्स लगा रहे हैं, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे हैं तो उसका नाम है टेंजेंशियल फोर्स या शियरिंग फोर्स, स्ट्रेस। ओके, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस, यस। As a result, applied tangential force, there is a relative displacement delta x between the opposite faces of the cylinder. Obviously, पहले जो delta L आया था हमारा, लेंथ कम हुई या ज्यादा हुई, अब भी मूवमेंट हुई ना, ये तो कितनी ऐसे था और ऐसे हो गया, मतलब इतनी मूवमेंट हुई। ये इतना जो डायमेंशन है दैट इज डेल्टा एक्स, समझ में आ गया? ये डायमेंशन, ये यहाँ से ये जितना मूव हुआ ये है डेल्टा एक्स। ओके, कहाँ गया? यस, हाँ, सो डेल्टा एक्स बिटवीन द ऑपोजिट फेसेस, यस। द स्ट्रेन सो प्रोड्यूस्ड इज नोन एज शियरिंग स्ट्रेन। तो अब जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ इसको क्या बोलेंगे? शियरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या फॉर्मूला क्या था हमारा? डेल्टा एल बाई एल था। यहाँ हमने डिस्प्लेसमेंट बोला, लेंथ तो चेंज नहीं हुई भाई, सिलेंडर का ऐसा था अभी, लेंथ तो जितनी थी उतनी ही है, लेकिन अब डिफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे? लेंथ तो उतनी की उतनी है, तो डिफॉर्मेशन तो 1 आ गया, डेल्टा एल क्या आ गया ऊपर? 1 भी नहीं आया, डेल्टा एल क्या आया? 0, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल सेम ही है तो 0 आ गया। तो स्ट्रेन क्या आ गया? 0, 0 बाय 1 0, तो ये तो क्या हो गया? 0 बाय एनीथिंग 0। ओके, तो ये तो 0 हो गया, बट हम वैसे फाइंड नहीं करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ये डेल्टा एक्स है, ये डेल्टा एक्स है। ओके, ये जो मूव हुआ वो, सो दैट इज द शियरिंग स्ट्रेन। अब वो कैसे फाइंड करेंगे? डेल्टा एक्स बाई एल। ओके, ये डेल्टा एक्स है और एल तो जो एल है वो एल है, दैट्स इट। ओके, पहले डेल्टा एल बाई एल था, क्योंकि एल चेंज हो रही थी इसलिए डेल्टा एल। अब एल चेंज नहीं हो रही तो डेल्टा एल तो ले नहीं सकते, तो डेल्टा एक्स जितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिवाइड बाय नीचे एल था तो वो एल तो है ही। ओके, सो डेल्टा एक्स बाई एल, दैट इज शियरिंग स्ट्रेन इज डेल्टा एक्स बाई एल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टेन थीटा। क्यों टेन थीटा? क्योंकि जैसे कि ये तुम्हारा सिलेंडर है और अब तुम्हारा सिलेंडर ऐसे हो गया, डन, तो ये डेल्टा बना, मतलब ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, सिलेंडर ऐसे था अब ऐसा हो गया, ये जो है वो क्या बना? थीटा। ये थीटा बना, तो ऐसा समझो कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है यही तो डेल्टा एक्स है, डन। और ये क्या था? पहले से एल था और अभी भी ये भी एल है, तो डेल्टा एक्स बाय एल, टेन थीटा इज व्हाट? टेन थीटा इज इक्वल्स टू ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है डेल्टा एक्स और एडजेसेंट है एल, तो डेल्टा एक्स बाय एल इज आल्सो नोन एज टेन थीटा एंड व्हिच इज से शियरिंग स्ट्रेन, डन। ओके, where theta is the angular displacement of the cylinder from the vertical। ये रहा, ये वर्टिकल से जितना भी हम डिस्प्लेस किया हमने, that is the angular displacement, done। So angular displacement is say theta। Usually theta is very small, tan theta is nearly equal to the angle theta। Generally ये displacement बहुत कम होता है, तो बहुत कम होगा, that means tan थीटा को हम थीटा ही ले सकते हैं, मतलब से tan 3 डिग्री और tan छोड़ो 3 डिग्री ले लो, like that। Okay,
सो थीटा ही ले लेंगे हम एग्जाम्पल. देयर इज ओनली 1% डिफरेंस बिटवीन थीटा एंड टेन थीटा. मतलब थीटा और टेन थीटा में कितना डिफरेंस होता है? 1%. तो हम नियरली सेम ही ले लेते हैं. इट कैन ऑल्सो बी विजुअलाइज्ड व्हेन अ बुक इज प्रेस्ड विद द हैंड एंड पुश्ड हॉरिजॉन्टली एज शोन. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं. इसके लिए बड़ी बुक होनी चाहिए, अपनी बुक में नहीं दिखेगा. ओके और ये भी कब दिखेगा? जब यहाँ बुक बाइंडिंग नहीं की हो, नहीं तो फट जाएगी. ओके बुक बाइंडिंग की हो तो फट जाएगी, लेकिन नहीं की हो तब वो ऐसे हो सकता है. डन. ये तो हम मतलब छोटे कर सकते हैं, ये तो इजी हो जाता है ना थोड़ा बहुत. ओके जैसे कि ये हमारी बुक है, अब हम ऐसे यहाँ मोटी होनी चाहिए ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि मोटी बुक है और अब हम ऐसे ऐसे फोर्स करेंगे तो ऐसे ऐसे हो जाएगा. ऐसे ये आगे चला जाएगा, ऐसे करें ऐसे आगे चला जाएगा. ओके सो दैट इज हम वो देख सकते हैं कि भाई इतना आगे गया. ओके so the force applied by the fluid acts in the perpendicular direction at each of point of the surface and the body is said to be. अच्छा ये दूसरा है. अच्छा चलो अब यहाँ तक का समझ में आ गया. so pushed horizontally and tan theta is equals to theta shearing strain. now next चीज क्या बोल रहा था? हाँ अब नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलिक की. मेरे पास एक बॉल है रबर का, प्लास्टिक का, वॉटएवर. वो बॉल मैंने टंकी में डाल दिया. टंकी में डाल दिया, वो सबमर्ज हो गया, पानी के अंदर चला गया. अब उसके चारों तरफ कौन है? पानी. उसके चारों तरफ पानी है, चारों तरफ से उसकी सरफेस पे फोर्स लगेगा, चारों तरफ से. डन. तो फोर्स लगा तो फिर डिफॉर्म रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा. डन. फोर्स लगा, जब भी हमने बोला कि फोर्स लगेगा तो डिफॉर्मेशन होगा, छोटा तो छोटा. तो अभी भी फोर्स लगा तो रिस्टोरिंग फोर्स भी होगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स होगा मतलब स्ट्रेस भी होगा. डन. तो अगेन वही चीज है. अनदर केस में अ सॉलिड स्फीयर है सपोज, इज प्लेस्ड इन द फ्लूइड अंडर हाई प्रेशर, इज कंप्रेस्ड यूनिफॉर्मली ऑन ऑल साइड्स. तो जो हाई प्रेशराइज्ड फ्लूइड है उसके अंदर अगर हमने पानी के अंदर हमने स्फीयर रख दिया तो चारों तरफ से वो हाइड्रोलिक मतलब जो वाटर है वो पूरा उसके ऊपर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा. सो हाई प्रेशर में है वो फ्लूइड. द फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड एक्ट्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट ईच पॉइंट. सभी पॉइंट पर वो क्या लगेगा? परपेंडिकुलर डायरेक्शन. सभी पॉइंट पर परपेंडिकुलर मतलब क्या? ये जो पॉइंट है ओके जैसे कि ये बॉल है मेरा, स्फीयर है. ओके तो यहाँ लगेगा. तो भाई ये परपेंडिकुलर कैसा है? परपेंडिकुलर ही है. अगर ये सरफेस की बात करूं तो ये सरफेस ऐसी है. टेंजेंट नहीं, टेंजेंट तो टेंजेंशियल हो गया. टेंजेंट मतलब ऐसे होता है. ओके हर जगह से हाँ मतलब हर जगह परपेंडिकुलर होगा, हर जगह 90 डिग्री. ओके तो ये जो सरफेस है वो सरफेस से तो ये 90 है, यहाँ से ऐसे भी लगेगा. तो यहाँ पर तो ये जो सरफेस है वो क्या है? 90. तो हर जगह से ऐसे फोर्स लगेगा उसके ऊपर. डन. ओके सो द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड एक्ट्स इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन एट ईच पॉइंट ऑफ द सरफेस एंड द बॉडी इज सेड टू बी अंडर द हाइड्रोलिक कंप्रेशन. तो हर जगह से वाटर बॉडी पे फोर्स लगाएगा और इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलिक कंप्रेशन. कंप्रेशन तो बोलेंगे फोर्स लग. अभी पहले हम ऐसे उस सिलेंडर को ऊपर नीचे से ऐसे फोर्स लगा रहे थे, हम क्या बोलते थे उसको? कंप्रेसिव फोर्स. तो अभी भी फोर्स है लेकिन हम नहीं लगा रहे हैं, पानी लगा रहा है, वाटर लगा रहा है, तो हम उसको बोलेंगे हाइड्रोलिक कंप्रेशन. ओके दिस लीड्स टू डिक्रीज. ओके दिस लीड्स टू डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम विदाउट एनी चेंज ऑफ इट्स जियोमेट्रिकल शेप. तो भाई वो उसका जो स्फीयर है, ये स्फीयर जो बॉल था वो स्फीयर तो स्फीयर ही रहेगा, वो ट्राइंगल नहीं हो जाएगा. मतलब शेप तो उसका वही रहेगा लेकिन उसकी साइज चेंज हो जाएगी, मतलब थोड़ा कंप्रेस हो गया ना. जैसे कि अभी हमारा सिलेंडर था, उसको हमने फोर्स लगाया तो सिलेंडर का ट्राइंगल थोड़ी हो गया, रेक्टेंगल थोड़ी हो गया. वो तो सिलेंडर ही रहा लेकिन उसकी लेंथ बढ़ी या कम हो गई डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स अप्लाइड. तो वैसे ही यहाँ पर क्या होगा? वो स्फीयर है तो स्फीयर ही रहेगा लेकिन उसकी साइज चेंज हो जाएगी. साइज चेंज हो गई मतलब वॉल्यूम. डन. सो वही बोल रहे हैं कि इट्स वॉल्यूम चेंज विदाउट चेंजिंग इन इट्स शेप.
The body develops internal restoring forces that are equal and opposite to the forces applied by the fluid, and that's it. The internal restoring force per unit area in this case is known as hydraulic stress, and in magnitude is equals to the hydraulic pressure. Okay, तो ये जो internal force है, ये इंटरनल फोर्स भी लगेगा उसको क्योंकि उसका वॉल्यूम चेंज हो गया. तो अब इंटरनल फोर्स क्या करेगा, ए पहले जितना था उतना कर दो. तो पहले जितना था उतना करने के लिए अंदर से फोर्स लगेगा बाहर की साइड में. पहले बाहर से पानी, बाहर से वॉल्यूम, अंदर मतलब आसपास पानी है तो सारा पानी मेरा वॉल्यूम कम कर रहा है. अब नहीं, मैं जितना हूं उतना ही रहूंगा, लाइक दैट. तो अंदर से हम फोर्स लगा रहे हैं, अंदर से जो है हम फोर्स लगा रहे हैं, इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक प्रेशर. ओके, एंड हाइड्रोलिक प्रेशर और हाइड्रोलिक स्ट्रेस. क्यों? क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया, अगेन डेफिनेशन तो वही है. अब इसमें भी स्ट्रेन होगा, डायमेंशन चेंज हुए तो स्ट्रेन तो होगा ही. सो दिस स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिक प्रेशर इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और वॉल्यूम स्ट्रेन. अब ये जो स्ट्रेन है इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन, एंड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम. ऑब्वियसली डेल्टा वी बाई वी, पहले था डेल्टा एल बाई एल, फिर था डेल्टा एक्स बाई एल, और अब है डेल्टा वी बाई वी. Volume strain delta V by V. Since the strain is a ratio of change in the dimension to the original dimension, it has no units in dimension. As formula obviously. Done. So हमने 3 केसेस देखे. तीनों केस में हमने स्ट्रेस देखा, तीनों केस में हमने स्ट्रेन भी देखा. कौन कौन से केस थे? सबसे पहले सिलेंडर. सिलेंडर को हमने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया तो स्ट्रेस मिला, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस. टेंसाइल फोर्स लगाया मतलब स्ट्रेचिंग किया, तो स्ट्रेचिंग किया, टेंसाइल फोर्स लगाया. स्ट्रेचिंग करना मतलब टेंसाइल. ओके, मतलब वो होता है ना ये पुल एंड पुश, तो पुल मतलब टेंसाइल. ओके, तो टेंसाइल फोर्स लगाया, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस टेंसाइल स्ट्रेस. दोनों को हम एक और नाम से जानते हैं, वेरी गुड, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. ओके, अब इसमें स्ट्रेन भी प्रोड्यूस होगा, मतलब उसका डायमेंशन भी चेंज होगा. सो दैट इज डेल्टा एल बाई एल, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाई एल. दोनों के यूनिट्स एंड डायमेंशन भी देखे, इसका तो कुछ है ही नहीं, डायमेंशन लेस है स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसका डायमेंशन एनालिसिस भी देख लिया हमने. ओके, उसके बाद हमने अक्रॉस फोर्स ना लगाकर एलोंग फोर्स लगाया, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स ना लगा के पैरेलल फोर्स लगाया, तो थोड़ा डिस्प्लेसमेंट हुआ थीटा एंगल से और डिस्प्लेसमेंट हुआ डेल्टा एक्स. तो अब भी फोर्स लगाया, रिस्टोरिंग फोर्स आएगा वापस, तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस इज कौन सा स्ट्रेस, स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इन दिस केस, हाँ इन दिस केस कौन सा स्ट्रेस होगा ये, भूल गए, टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस. सो टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस डन. और उसमें भी चेंज हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो हम उसको स्ट्रेन बोलेंगे. सो डेल्टा एक्स बाई एल, दैट इज स्ट्रेन. कौन सा स्ट्रेन, शेयरिंग स्ट्रेन. टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, शेयरिंग स्ट्रेन बोल सकते हैं, and it is also equal to tan theta, and for small value of theta, tan theta can be taken as only theta. That's it. थर्ड, ये 2 केस हो गए. थर्ड केस में हमने पानी में डाल दिया. ओके, सो जब पानी में हमने कोई ऑब्जेक्ट को डाल दिया, स्फीयर को डाल दिया, सो वाटर विल अप्लाई फोर्सेस फ्रॉम ऑल द साइड्स एंड परपेंडिकुलर एट ऑल द पॉइंट्स. ओके, that force per unit area is known as hydraulic force, hydraulic stress, hydraulic stress, or say hydraulic pressure. Done. And it is also called as hydraulic compression. Okay, so that we have discussed, and with that strain also will be there. So वो strain को क्या बोलेंगे, volume strain, that is delta V by
वी डन, समझ में आ गया। ये 3 मार्क में भी पूछा जा सकता है और 1-1 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अंडरस्टूड? सो इतना रखते हैं, बाकी कल करेंगे। लेकिन ये सब कुछ पढ़ के आना। डन? ओके, जितना हुआ है उतना समझ में तो आ गया? हाँ। ओके, दैट्स इट। कल हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे, हुक्स लॉ के बाद हुक्स लॉ एंड देन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। अभी जो हमने एग्जांपल बोले रेलवे, रोपवेज और से ब्रिजेस एंड ऑल, वो सब में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो हम बोलते थे, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, दैट ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। डन? दैट वी विल डिस्कस टुमारो। ओके? 2:30 हम्म